अध्याय 9 देख रहे हैं, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। अब हम बात करेंगे कथक नृत्य की। हम जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं? नाचते हैं, गाना गाते हैं। तो हमारे जिंदगी की, हमारे जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जब हम खुश होते हैं, तो वो होता है नृत्य, डांस। तो कथक क्या है, कैसे बना ये, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो आपको बता दूं, मैं इन इलाकों की बात कर रहा हूं, ये जो आप ब्लू में देख रहे हैं, इन इलाकों की बात कर रहा हूं। यहीं पे आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए जब मैं कथक की बात करूंगा। तो कथक बना कैसा है? ये कथक है, अगर आप देखें तो इसका एक पहला शब्द है, इस शब्द में पहला जो पार्ट है वो है कथ, और ये बना है कथा से। किससे से? कथा से। और कथा का मतलब होता है स्टोरी, इसका मतलब होता है स्टोरी, कहानी। तो होता ये था कि जो उत्तर भारत है, भारत का जो आज जिसे हम नदर्न इंडिया कहते हैं, यहां पर एक ग्रुप थी या एक जाति थी, एक ऐसी जाति जिसका काम यह था कि वो मंदिरों में, टेम्पल्स में कथा सुनाती थी, यानी इस कथा का प्रदर्शन करती थी। और इस कथा को सुनाते समय ये चेहरा और ये हाव भाव, मतलब हाथों से, पैरों से, चेहरे से, शरीर से कहानी सुनाई जाती थी। और इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता था कि वो स्टोरी आपके सामने चल रही है, जिसे हम कहते हैं कि भाई नाटक हो रहा है, या कहें कि नृत्य किया जा रहा है, प्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ये वो लोग किया करते थे। कौन सी जाति थी? इस जाति का नाम कथक, यहीं से आया है। तो जो कथक है वो यहीं से आया है, इस जाति से आया। क्लियर हो गया? इनका काम यही था। हुआ ये कि जब हम 15वीं 16वीं शताब्दी की बात करते हैं, यहां पर आपको याद होगा कि जो भक्ति मूवमेंट है ये अपने उरूज पे था, बहुत जबरदस्त इसका प्रसार हो रहा था। तो जब भक्ति मूवमेंट है तो उसमें यहां पर अपनी भक्ति को प्रेजेंट करना, भगवान की चीजें, कोई भी आपका काव्य हो, कोई भी कहानी हो, उसको इस नृत्य वंदना से प्रस्तुत करना, ये एक बड़ी विशिष्ट नृत्य शैली बन गई। विशिष्ट मतलब होता है स्पेशल, विशिष्ट मतलब जो सबसे अलग हो, नृत्य मतलब डांस, शैली मतलब फॉर्म, मतलब ये एक अलग फॉर्म है। अगर आप किसी और फॉर्म को देखें तो वो इससे अलग होगा। तो ये एक बहुत स्पेशल या कहें विशिष्ट नृत्य शैली बन गई कथक। अब होता ये था कि राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण की कहानी सालों से, जमाने से सबके जबान पे है, सब जानते हैं क्या चीज है। दोनों बहुत जबरदस्त प्रेम में थे। और जो प्रेम है उसको कैसे दर्शाया जाए? तो ये जो पुरानी मतलब पुराना आख्यान यानी कहानियां, इनको डांस के जरिए, नाच गाने के जरिए इसको प्रस्तुत जब किया जाता था तो इसको कहा जाता था रास लीला। हम करें तो रास लीला और आप करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा। तो ये रास लीला उस तरीके से होती, मैं आपको आज के साथ रिलेट करके बता रहा हूं। तो रास लीला ये होती थी प्रेम की लीला, और इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता था डांस के जरिए। यहां तक तो ठीक था। अब आई मुगल की बारी। अब जो मुगल एम्पायर था, इसमें जो बादशाह थे और जो बड़े बड़े लोग थे इनके शासन काल में, उनका जो राज दरबार है, जैसे ये राजसी दरबार है, इसमें ये डांसर डांस करते थे। वो डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो जो आज का जो स्वरूप है इस डांस का, वो यहां से बहुत सारे लक्षण अर्जित किए गए। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि मुगल या कहें कि उस जमाने की जो नृत्य शैली थी और कथक जो चला आ रहा था, इनका एक ब्लेंडिंग हो गई, इनका एक मिक्सचर हो गया। तो एक नई तरीके जो विशिष्ट शैली बन गई थी, ये अति विशिष्ट हो गई और जबरदस्त इसमें और चीजें जोड़ दी गई। तो अभिलक्षण अर्जित किए का मतलब ये होता है, अभिलक्षण मतलब ये होता है कि उस मुगल बादशाहत के या उस दरबार के जो लक्षण थे, उस जो फीचर्स थे, वो भी ले लिए गए। यहां तक हो गया। तो आगे चल के क्या हुआ कि ये दो घरानों में बहुत जबरदस्त तरीके से ये डांस फॉर्म या कथक की परंपरा आगे बढ़ी। परंपरा मतलब होता है कि जैसे आपके पिताजी हो गए, उनके पिताजी होंगे और आप होंगे, तो इन्होंने इनको कुछ सीख दी या फिर डांस दिया, गाना दिया, फिर इन्होंने डांस गाना दिया। तो ये एक परंपरा या घराना कहलाया जाता है, फिर एक घराना चल जाता है। तो परंपरा का मतलब होता है घराना,
तो घराना, दो तरीके के, दो घरानों में बड़ा फला फूला। एक तो आप राजस्थान में चले जाइए, खास तौर पे जयपुर की बात करूंगा मैं, और एक इधर पे आ जाइए, ये राज दरबार की बात कर रहा हूं मैं, और फिर लखनऊ में आ जाइए आप, यानी अब अवध की बात कर रहा हूं मैं। और आपको जान के बड़ा हर्ष होगा कि ये जो साहब दिख रहे हैं आपको, ये हैं अवध के अंतिम आखिरी नवाब वाजिद अली शाह। क्या है ये? वाजिद अली शाह। अब इनका नाम क्यों आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि इन्होंने इस डांस फॉर्म को बहुत संरक्षण दिया, यानी पेट्रनाइज किया, या इन्होंने इसको एक तरीके से संभाला, संजोया, और ये माना जाता है कि ये खुद भी डांस किया करते थे बहुत अच्छा, कथक करते थे ये। ओके, अब ये थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं मैं आपको। हम तो इस शैली पे थे, इस समय थे, अब मैं 1850 और 75 की तरफ ले जाता हूं आपको। ये हुआ कि हम जो जिन इलाकों की बात कर रहे हैं, अगर हम राजस्थान की बात करें, इस इलाके की बात करें, और हम बात करें ये अवध का इलाका, ठीक, यहां पर, और यहां की बात कर रहा हूं, ठीक, जो हमारा उत्तर प्रदेश है ना, उसका ये जो भाग है उसको हम अवध कहते हैं, खासतौर पर लखनऊ के नीचे वाला भाग। अब केवल यहां तक नहीं महदूद रहा, ये डांस कहां कहां चला गया। आप देखिए, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, कहां कहां चला गया है। इस जगह को ध्यान रखिएगा कि पंजाब, ये पंजाब हो गया आपका, ये पंजाब, ये इलाका हो गया, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश का जो ये वाला इलाका है निकटवर्ती, ये वाले इलाके जो हो गए, ये वाला, यहां तक ये कथक की पहुंच हो गई। यहां पर बहुत बढ़िया ये डांस फॉर्म बन गया। लेकिन इस फॉर्म का जो स्पेशल बात है वो ये है कि इसमें एक तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भंगिमाएं होती है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मतलब हर एक नैन नक्श, हर एक हाथ का जो फॉर्मेशन है, इन्होंने जो ये हाथ रखा है ना, उसका भी, ये जो हाथ रखा है ना, इसका भी एक वो है, साइंस है। तो एक तो द्रुत पद संचालन, द्रुत पद संचालन मतलब होता है पैर, जो आपके पैर है, इसका बहुत बढ़िया संचालन होना चाहिए आपके पास, या इसको बहुत कंट्रोल होना चाहिए। और आप जितने भी डांस फॉर्म यहां देख रहे हैं, इनमें सब में कपड़े आप ध्यान से देखिएगा, इन कपड़ों से आप पता कर सकते हैं कौन सा डांस है। तो इसमें एक स्पेशल कपड़े पहनने होते हैं। दूसरा यह है कि असली बात क्या है, ये लोग जो कर रहे हैं ना, वो कर क्या रहे हैं, ये क्यों नाच नहीं रहे, ये आपको कुछ सुना रहे हैं, ये आपको कुछ बता रहे हैं, ये आपको कहानियां बता रहे हैं। तो अपनी कहानियों का प्रस्तुतिकरण करते थे। और यहाँ पर देखिए इनके चेहरों पे कभी कोई हंस रहा है, कोई थोड़ा सा गुस्से के उसमें है। तो यहाँ आपके अभिनय का भी बहुत बड़ा जोर है, यानी नाटक। आप देखें, चाहे हेमा मालिनी की नाम ले लें आप, चाहे श्रीदेवी का नाम ले लें, जयप्रदा का नाम ले लें, या आप आज के देख लीजिए माधुरी दीक्षित का नाम ले लीजिए, जो भी आपको बड़े बड़े स्टार्स मिलेंगे वो सब बड़े बड़े डांसर्स हैं, वो सब कोई ना कोई क्लासिकल फॉर्म में ट्रेंड है। ओके, तो फिर ये हुआ कि अब आती है बारी ब्रिटिशर्स की। जब ब्रिटिशर्स आए वो तो उनको तो हमारी सांस्कृतिक गतिविधियां पसंद ही नहीं थी, क्योंकि वो तो पाश्चात्य संबंधित थे, तो उनको कोई भी चीज पसंद तो आती नहीं थी। तो उनको ये भी चीज पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा ये सब क्या, ये नाच गाना क्या चल रहा है। तो फिर भी ये सब होने के बाद भी ये जो कथक है ये जीवित बचा, आज भी है। और उसके बाद इतना पॉपुलर ये रहा कि हमारी जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो 6 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी गई, लेकिन आज हमारे पास 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, यानी क्लासिकल डांस है। क्लासिकल मतलब ये होता है कि ये एक स्पेशल डांस है, मतलब ये दोनों डांस में आप बहुत जबरदस्त अंतर बता सकते हैं। और ये आज से नहीं, ये जमाने से बनते 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 आज इस रूप में पहुंचे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इस शताब्दी में शुरू हुआ था कथक और कब तक चल रहा है। तो आज अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप थोड़ा जनरल नॉलेज के बारे में जानना चाहें, तो हमारे 8 शास्त्रीय, शास्त्रीय मतलब ये होता है कि जो शस्त्र, देखिए जो हमारे शास्त्रों में है या किताबों में है, और जिनको हमने फॉर्म नहीं किया है, जो अपने आप बनते चले आए हैं, ऐसे नृत्य, और जो आज इतने प्रगाढ़ रूप पे, यानी कि हर एक, जैसे मैंने कहा ना, ये जो जिन्होंने इस तरीके से हाथ रखा है ना, तो इन्होंने ऐसा हाथ क्यों रखा, इसके बारे में भी एक साइंस है। तो 8 हमारे डांस हो गए। कौन कौन से डांस हो गए? देखिए, सबसे पहले ये भरतनाट्यम, देखिए ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु। अब आ जाइए आप कथकली पे, ये कथकली पे आ गए। कहाँ का हो गया? ये केरल। ये जो मोहिनी अट्टम है ये भी इसी इलाके के आसपास का है। फिर आप आइए उड़ीसी तो नाम से समझ में आ रहा है कि उड़ीसा का है, ये उड़ीसी डांस हो गया। अब आइए आप कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी डांस हो गया ये। उसके बाद आप आ जाइए मणिपुर,
मणिपुरी डांस, तो मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुरी का हो गया। ओके, देखिए तो ये तो बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा दो और जोड़ दीजिए। कथक तो आपको पता ही है किस इलाके का है, नदर इंडिया का है। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ सथरिया और ये मोहिनी अट्टम, ये यहाँ पर आप नहीं देखेंगे, ये जो 6 है ना, जब हमको स्वतंत्रता मिली थी तो हम मोहिनी अट्टम और सथरिया ऐसे कर देता हूं, ये नहीं थे। लेकिन अब ये 8 डांस फॉर्म में फिर से बता देता हूं, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनी मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, उड़ीसी और सथरिया। ध्यान रहेगा। ओके जी, अब आइए चित्रकला पे। आपने अपने शुरुआती दौर में जब आप पढ़ रहे होंगे, नए नए स्कूल में गए होंगे, तो आपसे सीधा तो नहीं बोलते कि भाई ऐसा करो कि कुछ मैथमेटिक्स का डेरिवेटिव सॉल्व कर लो, है ना, डेरिवेशन तो नहीं कराते आपसे। आपसे कहते हैं चलो पेंसिल पकड़ो, अच्छा चलो पेड़ बनाओ, आदमी बनाओ, पौधे बनाओ। तो चित्रकला, इसे हम चित्रकला कहते हैं। मतलब किसी भी चीज को चित्रों के, या किसी कहानी को, किसी अपने अंदर के सोच को आप चित्रों के रूप में प्रेजेंट करते हैं। खास तौर पे आपने जो बनाई होगी शुरुआती दौर में, उसमें ये पहाड़ होंगे, ऐसे पहाड़ होंगे, यहाँ से आपका सन हो रहा होगा, यहाँ पर एक रास्ता होगा, यहाँ पर एक कुटिया होगी, ऐसी बनाया होगा आपने शुरुआत में, है ना। हो सकता है कोई गाड़ी वाड़ी बना दे, और सनरेज आ रही होंगी, पेड़ यहाँ बना देंगे आप। ठीक है, मेरी ड्राइंग तो आप देख ही रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। तो ये सब जो चीजें हैं, इसको हम चित्रकला कहते हैं। तो शुरुआती दौर में अगर आपको मैं ले जाऊं गुफाओं में, जो हम, जिसको हम बिल्कुल उस जमाने की बात कर रहे हैं जब लोग केवल आखेटक थे, लोग केवल हंटर और गैदरर्स थे, तो वो क्या करते थे, जिस गुफाओं में रहते थे वहां पर वो पेंटिंग बनाते थे, या चित्रकला करते थे। किससे? पत्ते लेते थे और कोई कोयला वगैरह मिल गया उससे बनाते थे। यहां जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, ये बात चल रही है लघु चित्र की। अब चित्र तो मैंने बता दिया, चित्रकला भी बता दिया। लघु मतलब क्या होता है? छोटा। अगर आप अपनी दीवार देख रहे होंगे, अभी जो भी जहां भी आप होंगे वहां एक दीवार होगी, और इस दीवार पे आपका टीवी होगा। उस साइज की अगर फोटो की मैं बात कर रहा हूं, आपकी खिड़की के साइज की बात कर रहा हूं, उसे हम लघु चित्र कहते हैं। वो लघु चित्र हो गया। तो ये जो लघु चित्र है, जैसे आपको जो आपने जब पेंट किया तो क्या होगा, एक बॉटल होगी आपकी ऐसे करके, है ना। हो सकता है उसमें गीला पेंट हो, या आपके पास पाउडर हो, आप अपना ब्रश लेते हैं, गीला करते हैं, और कपड़ों पे, आप तो वैसे कागज पे करते हैं, ये आपका कागज हो गया। तो उस जमाने में कपड़े पे या कागज पे इन पेंट से, जिसे हम गीला पेंट कहते हैं, जल रंग कहते हैं इसे, वाटर पेंट, इससे इन कपड़ों और कागजों पर बनाया जाता था, चित्रण किया जाता था। अब शुरुआती दौर पे चले जाएं, बहुत पुराने दौर पे चले जाएं, तो मैंने आपको बताया कि कैसे होता था, लेकिन उसके मिड पे आ जाए, आजकल पुराने जमाने के मिड पे आ जाए, तो जो लघु चित्र थे वो किस पे बनाए जाते थे? वो बनाए जाते थे पाम ट्री के पत्तों पर, ताल पत्र कहते हैं इसको। और सारी जो पांडुलिपियां इसी पे लिखी जाती थी, ध्यान रहे। और जो लकड़ी की तख्तियां, ये जो तख्ती दिख रही है, हो सकता है ये लकड़ी की हो, वुड की हो, उस पे बनाए जाते थे। ओके, ऐसे बहुत सारे हमने देखे हैं जो पश्चिम भारत में, मतलब ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस पश्चिम भारत में जो जैन ग्रंथ थे, मतलब जो जैन, जैसे हमारा बाइबल हुए और ये सब हुए, तो जो जैन ग्रंथ है, ऐसे जैन ग्रंथ के जितने भी, जैसे एक किताब होगी ना, ये तो ग्रंथ, इसके चित्र बनाया गया है, इसको बगैर सचित्र किया गया, मतलब चित्र बनाया गया। ठीक, तो अगर आप जरा हमारे इस 1200 से करीबन 1556-57 पे आ जाए, तो यहां पर आप देखिएगा कि दिल्ली सल्तनत थी, और उसके आगे 1707। तो इस दरमियान जो मुगल एम्पायर था, इसमें खास तौर पे मैं अकबर की बात करूंगा, जहांगीर की बात करूंगा, शाहजहां की बात करूंगा। इन्होंने क्या किया, जितने जो भी लोग, ये जैसे ये लोग हैं, और ये अगर चित्रकार हैं, बहुत अच्छी चित्रकला करते हैं, इनको इन्होंने संरक्षण दिया। खुश होके अपने गले से ये मतलब मालाएं निकाल के देते थे कि क्या बात है, क्या बढ़िया चीज बनाई है। ठीक, तो इनको संरक्षण देते थे, इनको एक तरीके से पेट्रोनाइज करते थे, या इनको अपना बहुत अच्छे पद पे रखते थे। बहुत अच्छी तरीके से, पद मतलब बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता था, पैसा मिलता था, घर मिलता था, खाना मिलता था, अच्छी चीजें से इनको नवाजा जाता था। तो अगर आप देखें तो शुरुआत में क्या होता था, जैसे मैंने कहा मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपियां, तो जो पांडुलिपियां थी, पांडुलिपि में कुछ लिखा होता था। अब इनको कैसे चित्रित किया जाता था भाई? कोई चटक रंग से। चटक रंग क्या हो गया कि बहुत बहुत चमकीला कलर,
रेड हो गया या येलो हो गया, उस रंग से इसको चित्रित किया जाता था। तो क्या क्या ये लोग चित्रित करते थे? ये लोग क्या करते थे, जब इस दरबार के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो ये दरबार के दृश्य करते थे। दरबार में क्या हो रहा है, लड़ाई अगर हो रही है, वॉर, उसको चित्रित करते थे। और कोई शिकार हो रहा है, शिकार आखेट हो रहा है, उसको जो सामाजिक, जो भी सोशल चल रहा होगा उस जमाने में, उसको ये चित्रित करते थे। अब इन्होंने जो चित्र बना दिया, इसका क्या होता था, एक राजा यहां है, एक राजा यहां है, राजा के ऊपर मैं वो बना देता हूं, है ना, ये राजा है, ये राजा को या क्या करेगा, ये बहुत अच्छे चित्र बनाए, इसको गिफ्ट कर देगा, फिर ये भी राजा कुछ लाएगा, ये भी गिफ्ट कर देगा। तो एक तरीके से ये उपहार का काम करते थे। ये जो गिफ्ट है या फिर ये जो चित्रकला है, ये किसका काम करते थे? ये काम करते थे आपके गिफ्ट देने का। तो इसका मतलब ये है कि ये राजा या राजा के जो बड़े बड़े लोग हैं, वही केवल इन चित्रों को देख पाते थे। जो दरबार में बनते थे या दरबारी जो बड़े बड़े चित्रकला वाले लोग हैं वो बनाते थे, वो केवल गिफ्ट के काम में आते थे और बड़े बड़े लोग इसे देख पाते थे। अगर आप देखें कि यहाँ पर एक अकबर का चित्र है, शिकार उन्होंने किया या शिकार कर रहे हैं, उसमें वो आराम कर रहे हैं, तो उसका एक सजीव चित्रण है और इतना ऐसा लग रहा है जैसे वाकई में किसी ने फोटो खींच डाली हो। हर एक चीज पे कितना ध्यान दिया गया है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो या जो टेरेन हो। इसी के बारे में बात कर रहा हूं कि बहुत क्वालिटी चीज बनाई गई उस जमाने में। अब हुआ ये कि अब मुगल एम्पायर का जैसे पतन हुआ, है ना, 1707 के बाद ये सब खत्म होने लगा। तो फिर अब देश में अगर मुगल, अब दिल्ली या आगरा की बात कर ले, तो इन्होंने क्या किया, ये जो लोग हैं अब क्या करेंगे, ये वहां गए, जैसे यहाँ पर राजस्थान में आ गए कई लोग, कोई इधर चले गए, कोई उधर चले गए, तो ऐसी ऐसी जगह पे ये गए, क्योंकि मुगल साम्राज्य तो पतन हो रहा था, तो ये वहां गए जहां पर इनको इनकी जरूरत थी। तो अब अगर आप देखें तो राजस्थान और खासतौर पे जो राजपूती दरबार है, राजपूत लोग जहां शासन कर रहे थे, उस जगह चले गए, क्योंकि मुगल तो पतन हो रहा था। अब जैसे ही वो लोग यहाँ पर आए तो देखा उन्होंने कि भाई अब राजपूत के पास वही लोग आ रहे हैं जो लोग बहुत अच्छी चित्रकला किया करते थे, और उन्होंने वही चीजें की जो वो यहाँ किया कर रहे थे, जो मुगल दरबार में किया कर रहे थे। यानी कि वो वही चीज बनाते थे, वैसी चीज बनाते थे। जैसे शासकों का एक चित्रण हो गया, तलवार लिए खड़े हो गए वो, और दरबार में क्या हो रहा है यहाँ पर देखिएगा आप, इस तरीके से चित्रण करते थे ये। और इसके बाद हुआ ये कि इस इलाके की मैं अभी आपको एक जगह दिखाऊंगा, कौन कौन की बात मैं कर रहा हूँ। एक तो मेवाड़ हो गया, जोधपुर हो गया, बूंदी हो गया, कोटा हो गया, किशनगढ़ हो गया। ये जो अलग अलग जगह मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर बहुत सारी पुरानी कथाएं थी जो उस जगह पे चलती थी, और बहुत काव्य थे जो इस जगह में बहुत फेमस थे, उनका भी चित्रण किया गया, उनका भी चित्रण किया गया। और किन्होंने किया, इन्हीं लोगों ने किया। तो ये सब इस जगह की बात बता रहा हूं मैं, जोधपुर का नाम लिया मैंने, और इन्हीं सब इलाकों में ही ये आपका बूंदी हो गया या जोधपुर, कोटा, किशनगढ़, सब यहीं पे स्थित है। अब यहां की तो हमने बात कर ली। ऐसी ही चीज यहां पर भी आई, हिमालय की तलहटी में, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं ये, ठीक, क्योंकि ये लोग कहां जाएंगे, अब ये लोग यहां से सीधा तमिलनाडु तो नहीं पहुंच जाएंगे, यहां से लोग यहां गए, यहीं से लोग यहां गए, यहां से लोग यहां आए, कहां पर, हिमाचल प्रदेश। तो यहां पर भी आधुनिक हिमाचल प्रदेश जो है, या हिमालय की जो तलहटी है, हिमालय जहां खत्म होता है उसका पैर जहां पर है, वहां पर भी इसी तरीके से डेवलपमेंट हुआ। वहां पर किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ कि ये लोग, जो भी लोग गए, जो बहुत चित्रकला में पारंगत थे, तो 17वीं शताब्दी की बात करता हूं मैं आपसे, उसके बाद के बाद जो है एक यही लघु चित्र की एक बहुत फेमस शैली यहां पर डेवलप हुई। कहां पर, हिमाचल प्रदेश का जो इलाका बता रहा हूं, उसको कहा गया बसोहली। क्या था, बसोहली, अंग्रेजी में लिख देता हूं, बसोहली। ये देख रहे हैं आप, बसोहली, ये इसकी बात मैं कर रहा हूं। और यहां पर इन्होंने क्या दर्शाया कि साहस, मतलब पावर, अंदर जो आपका जज्बा है वो, और भाव, मतलब हर एक चेहरे पे आपको भाव दिखाई देंगे, या हर एक चेहरे पे आपको खुशी, गम, ये सब दिखाई देगा। तो ये सबको दिखाने का एक दिखाया गया, जब जो जिस तरीके से इसका चित्रण होने लगा, उसी को बसोहली कहा गया। कहां पर, हिमाचल प्रदेश या हिमाचल की तलहटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था उसका नाम अगर मैं कहूं तो यहां देखें, भानुदत्त की रास मंजरी, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बना, भानुदत्त की रास मंजरी, ठीक। ये सबसे बढ़िया एक पुस्तक है जिसका जो चित्रित रूप में प्रस्तुत की गई, भानुदत्त की रस मंजरी।
फिर क्या हुआ 1739 की अब बात की जाए, यहां पर क्या हुआ, ये साहब देख रहे हैं आप, इनका नाम है नादिर शाह। इन्होंने क्या किया, यहां पर आक्रमण किया और फिर इन्होंने दिल्ली जीता। तो ये दिल्ली जैसे जीत गए तो क्या हुआ कि जो भी बचे कुचे थे, वो जो भी लोग थे यहां से, वो भागे। किस तरफ भागे, वो पहाड़ की तरफ भागे, पहाड़ की तरफ भागे, क्योंकि पहाड़ में जो प्लेन में अनिश्चितता थी, प्लेन में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था या जो भी आक्रमण हो रहे थे, पहाड़ तक तो कोई पहुंचता था नहीं, तो पहाड़ी ओर की तरह इन्होंने पलायन कर लिया। अब इनको क्या है, जो जो आदमी कहीं इधर से उधर जाएगा, जो अच्छा खासा कमा रहा था, अच्छा सा काम कर रहा था, वो दूसरी जगह जाएगा तो उसको रोटी चाहिए, उसको कपड़ा चाहिए, उसको मकान चाहिए, रोटी कहाँ से मिलेगी, काम से मिलेगी। तो जैसे ये पहाड़ों पे पहुंचे, यहाँ पर इनके आश्रयदाता, यहाँ पर इनके जो पेट्रन थे, या जिनको जो इनको हाथ फैलाए कि यहाँ पर खड़े हुए और ये कह रहे आओ भाई फटाफट आ जाओ, हम आपका इंतजार करें। तो इन्हीं के आने से और ये जो यहाँ पर लोग ऑलरेडी थे, उसके कारण एक विकास हुआ एक शैली का, जिसको हम कहते हैं, उसका नाम है कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा शैली विकसित हुई। अब कांगड़ा शैली जो थी किन 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 लोगों ने की, ये तो आप समझ गए। इसमें जो यूएसपी थी इस कांगड़ा शैली की, कांगड़ा भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही आता है, इसमें क्या था, एक तो बहुत ठंडे नीले, ठंडा मतलब होता है चटकदार नहीं, आंखों में आपको लगेगा नहीं, बहुत स्मूथ रहेगा। नीला और हरा हमेशा हमको अच्छा लगता है, नीला, सारा विश्व जो है उसमें समुद्र नीला है, अगर आप आसमान देखेंगे तो नीला है, और हमारी सारी जो प्रकृति वो हरी है। तो नीले और हरे कलर से, बड़े कोमल कलर से, मतलब जो चटकदार है उसको ना उपयोग नहीं किया इन्होंने, और उसको बड़ा जैसे अलग अलग विषय थे उसका काव्यात्मक इन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया। किसमें, कांगड़ा शैली में। तो आप यह एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर आप देखिए कितना स्मूथ इमेज है, आपको लग रहा है कि इसमें चटकदार है, नीला है, हरा है, बहुत प्यार से, बहुत बहुत शालीनता से इसको बनाया गया। तो ये कांगड़ा शैली। अच्छा, उस जमाने में ऐसा नहीं है कि भाई केवल बड़े बड़े जगह हो रहा था, जो बेचारे गरीब थे, साधारण लोग थे, वो भी बर्तनों पे, दीवारों पे, कपड़ों पे, फर्श पे यानी जमीन पे अपनी कलाकृतियां बनाते ही थे। लेकिन बस ये था कि जो इन्होंने बनाई, बड़े लोगों ने बनाई, वो लघु चित्र जो राजमहलों में रह गए वो आज हमारे पास है, लेकिन जो इन्होंने बनाई वो तो खत्म हो गए। ठीक, अब यहां हम बंगाल की बात करेंगे कि बंगाल कैसे बना, बंगाल की भाषा क्या थी, और बंगाली के बारे में बात करेंगे, लेकिन यह हम लेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।